हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है ना वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आज के इस वीडियो में हम पूरे केमिस्ट्री से महत्वपूर्ण नियम को देखने वाले हैं। ठीक है, जितने महत्वपूर्ण नियम आपके पूरे केमिस्ट्री में है, चाहे वो वांट हाफ गुणांक हो, चाहे राउल्ट का नियम हो, चाहे हेनरी का नियम हो, चाहे मतलब जो फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम हो, चाहे नेर्नस्ट समीकरण हो। प्यारे बच्चों, जितने भी आपके महत्वपूर्ण नियम हैं उनको आज हम बहुत सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। और आपको बता दे भैया, इससे बाहर आपको देखने की कुछ जरूरत है नहीं। ये ऐसे ही नहीं लिख दिया, क्योंकि ये टॉपिक है ही इतना इंपॉर्टेंट। 100 में 100% एग्जाम में पूछा जाएगा भैया, और इस बात की गारंटी हम लेते हैं, क्योंकि आपके इतने सेट बनते हैं, 5 से 7 सेट। हर एक सेट में बच्चों यहां से एक क्वेश्चन उठाएगा, इधर उधर तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा कर। ठीक है ना, क्योंकि नियम वाला टॉपिक आपका एक जरूर पूछा जाता है, और ये या तो 3 नंबर में पूछता है प्यारे बच्चों, या फिर 4 नंबर में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम 3 से 4 नंबर फिक्स कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं बबुआ, बिना किसी देरी के। ठीक है भैया, चलिए शुरू करते हैं। जो पहला नियम है बच्चों वो है वांट हाफ गुणांक। ठीक, बहुत पहले इसको हटा दिया गया था, फिर से इसको 1-2 साल में फिर से ऐड किया गया है, वांट हाफ गुणांक या वांट हाफ नियम। अब वांट हाफ गुणांक क्या होता है या वांट हाफ नियम क्या कहता है, पहले भैया समझ लेते हैं नियम को। ठीक है, कि किसी अणुसंख्य गुणधर्म के प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान के अनुपात को वांट हाफ गुणांक कहा जाता है, और इसे आई से दर्शाते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि अणुसंख्य गुणधर्म क्या है, क्योंकि बच्चों कई बार अणुसंख्य गुणधर्म से संबंधित भैया बहुत सारे प्रश्न किए जाते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म, ये एक क्वेश्चन यहां से बहुविकल्पी में 100% है, पूछा जाता है, हमने करवाया भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, तो अणुसंख्य गुणधर्म वो गुणधर्म होता है, यानी किसी विलयन का वह गुण। ठीक है, यानी किसी विलयन का वह गुण जो विलेय के कणों पर निर्भर करे। किसके कणों पर बबुआ? अब विलेय के कणों पर। अब विलेय क्या है? तो भैया विलयन में जो कुछ घोला जाए विलेय है, अब जिसमें घोला जाए विलायक है। तो विलेय के कणों पर भैया जो निर्भर करता है वही गुण अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। जैसे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, और साथ ही परासरण दाब, ये सभी के सभी विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है भैया, चलिए तो अणुसंख्य गुणधर्म समझ में आ गया ना बबुआ। तो किसी विलयन का वह गुणधर्म कह लें, या फिर वह गुण जो विलेय के कणों पर निर्भर करता है, उसी को कहते हैं अणुसंख्य। चलिए उसको तो अपन बाद में देखेंगे भैया, सबसे पहले हम ये लिख लेंगे। कह रहा है कि किसी अणुसंख्य गुणधर्म के प्रायोगिक मान और सामान्य मान के अनुपात को वांट हाफ गुणांक कहते हैं। तो एक बार लिख लेंगे भैया कि वांट हाफ, एक बार अपन लिख लेंगे, 1 मिनट भैया, वांट हाफ गुणांक। तो वांट हाफ गुणांक बराबर होता है बच्चों अणुसंख्य गुणधर्म का प्रायोगिक मान, अणुसंख्य गुणधर्म का प्रायोगिक मान, प्रायोगिक मान। ठीक है ना, अपान क्या हो जाएगा भैया? अणुसंख्य गुणधर्म का सामान्य मान, अणुसंख्य गुणधर्म का सामान्य मान। तो भैया इसके अनुपात को ही प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है? वांट हाफ गुणांक कहा जाता है। तो भैया ये वांट हाफ गुणांक के बराबर फार्मूला हो जाता है। ठीक है, अब जैसा कि हमने आपको बताया भैया कि अणुसंख्य गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, तो एक बार अणुसंख्य गुणधर्म लिख लेते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म, ठीक है,
तो विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म कौन कौन से होते हैं वो जानना जरूरी है, क्योंकि तभी हम पूरा वांट हाफ गुणांक समझ सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस अच्छे से एकदम अच्छे तरीके से भैया कंसंट्रेट करके माइंड आपको समझना है बस। तो ये तो रहा भैया परिभाषा पूरा जो है कि किसी विलय मतलब कोई भी कण है उसके अणुसंख्य गुणधर्म का जो प्रायोगिक मान है और उस कण का जो सामान्य मान है, इसका अनुपात ही कहलाता है वांट हाफ गुणांक। अब जैसे कि अणुसंख्य गुणधर्म होते कौन कौन से हैं, तो भैया पहला जैसा कि हमने बताया, इधर से देखते हैं, पहला क्या बताया, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, अवनमन। ठीक है भैया, और जो दूसरा होता है गुण वो होता है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। उसके बाद तीसरा होता है प्यारे बच्चों हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। और जो चौथा होता है बबुआ वो होता है परासरण दाब, परासरण दाब। तो ये किसी विलयन के 4 अणुसंख्य गुण धर्म होते हैं, याद रखना इनको। अब भैया ये ध्यान देना, सबको हमने बताया ना कि आपने देखा जो पहला है, ठीक है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इसका फार्मूला क्या होता है, तो होता है भैया पी नॉट माइनस का पी एस, ठीक, अपान हो जाता है पी नॉट। इसका मतलब क्या, पी नॉट का मतलब है ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और माइनस का पी एस क्या है, विलयन का वाष्प दाब। और ये जो बराबर होता है भैया काई के, यानी इसको बहुत सारे बच्चे एक्स भी पढ़ते हैं बट काई से दर्शाया जाता है, तो काई बराबर जो कि ये है मोल प्रभाज या मोल अंश के बराबर होता है, क्या चीज ये। अब आपको करना कुछ नहीं है, तो भैया वांट हाफ गुणांक ये कहता है कि आगे इसी में आई से गुणा कर दीजिए। तो भैया ये हो गया आपका किसके साथ संबंध, तो ये हो गया आपका भैया इसके वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के साथ संबंध। उसके बाद भैया आपका जो दूसरा होता है ना प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिए, और दूसरा है क्या, क्वथनांक में उन्नयन। और क्वथनांक में उन्नयन को डेल्टा टीबी से दर्शाया जाता है, और इसके बराबर फार्मूला होता क्या है भैया, केबी होता है, और गुणे यहां एम डैश से दर्शा दे रहे हैं मोललता। क्या होता है, मोललता। तो कुछ नहीं करना भैया, आई से आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए आगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा भैया किसके संबंध में, तो ये हो जाएगा क्वथनांक के उन्नयन में वांट हाफ का फार्मूला। ठीक, इसी तरह से भैया आप आगे लिखिए, जैसे तीसरा क्या कहा गया है, हिमांक में अवनमन। और हिमांक में अवनमन में भैया डेल्टा टी एफ चलता है, एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक, बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। तो ये फार्मूला हो जाता है के एफ, और गुणे में भैया मोललता एम डैश से दर्शा दे रहे हैं, तो इसमें भी इंटू आई से आगे भैया क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो ये हो गया किसके पदों में, हिमांक के अवनमन में। अब इसी तरह से बबुआ आगे देखते हैं भैया, देखिए अब अगला है चौथा। चौथा क्या है, परासरण दाब। परासरण दाब क्या चलता है, तो भैया परासरण दाब होता क्या है, तो ये होता है पाई बराबर क्या होता है, सी आर टी या सी एस टी बोलिए, सी आर टी बोलिए या सी एस टी। तो इसी में आगे भैया क्या है, आई का गुणा कर दीजिए। तो ये हो गया परासरण दाब के पदों में। तो प्यारे बच्चों ये आपका हो जाता है वांट हाफ गुणांक। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबके सब भैया फिर से बता देते हैं बबुआ, इसको नजरअंदाज मत करिएगा, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे नियम। ठीक है, तो भैया ये हो जाएगा वांट हाफ गुणांक। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, आगे चलते हैं। अब उसके बाद भैया हम देखेंगे हेनरी का नियम। ठीक, हेनरी का नियम ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। हेनरी का नियम
तथा इसकी सीमाएं व अनुप्रयोग लिखिए। और ये ऐसे आते हैं तो 3 नंबर के टॉपिक होते हैं भैया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों आपके एग्जाम के नजरिए से, ठीक है। वैसे भी बता चुके, नियम वाला एक क्वेश्चन तो आएगा डेफिनेटली, 100% श्योर है। तो हेनरी का नियम क्या है, इसकी सीमाएं क्या है, और हेनरी का नियम भैया कहां पर दैनिक जीवन में इसका यूज कहां पर होता है। देखिए बहुत सिंपल सा रूल्स है भैया, बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। देखिए हेनरी का जो नियम है ये कहता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की जो द्रव में विलेयता होती है, विलेयता मतलब घुलने की क्षमता, ठीक है ना, विलेयता है वो गैस के दाब के समानुपाती होती है, यानी उसके समान अनुपात होता है। ठीक, चलिए समझते हैं भैया। एक अपन पात्र ले लिए हम भैया, एक पात्र ले रहे हैं, बोले तो एक बर्तन ले लिया, ठीक है। एक पात्र हमने यहां से ले लिया और इसमें मान लेते हैं भैया जैसे, ठीक है, ये विलायक है, जल है, ठीक है। तो विलायक है भैया, और यहां पे ध्यान देना, ये हमने बताया ना कि ये विलायक है यानी जल है, विलायक के रूप में क्या है, जल है। और अब हेनरी का नियम ये कहता है कि जैसे ऊपर से क्या कर दे, कोई गैस इसमें अपन घोले, तो भैया ऊपर से क्या कर रहे हैं, कोई इसमें गैस हम ले लेते हैं, जैसे इसमें कोई भी गैस घोला जा रहा है, ठीक है ना। ये भैया ऊपर से हम इसमें गैस घोल रहे हैं, और यहां पे ध्यान देना कि भैया जो टी है ना वो कांस्टेंट होना चाहिए। टी क्या है, नियत होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए भैया। ठीक, यहां पर बोला है कि स्थिर ताप पर, ताप क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए भैया। तो देखिए हेनरी का नियम ये कहता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की, ये भैया कोई गैस है लाइक दैट, जैसे O2 गैस है, ऊपर से घोल रहे हैं, चाहे जैसे CO2 हो गया, O2 हो गया, ऊपर से गैस को अपन घोल रहे हैं। तो हेनरी का नियम ये कहता है कि यदि ताप स्थिर हो, ठीक है, ताप में कोई बदलाव ना किया जाए, कोई परिवर्तन ना करे, तो किसी जो गैस की द्रव में विलेयता होती है, मतलब जो द्रव, ये द्रव है, इस द्रव के अंदर इस गैस की जो घुलने की क्षमता होती है वो किसके, तो भैया वो गैस के दाब के समानुपाती होती है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है प्यारे बच्चों कि जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे गैस उतनी ही ज्यादा घुलेगी। तो यहां पर यही है कि जो विलेयता है गैस के दाब के समानुपाती है, ठीक है। चलिए तो लिखते हैं भैया, तो यहां पर बोल क्या रहा है कि गैस की विलेयता, गैस की जो विलेयता होती है ना भैया वो किसके समानुपाती है, वो गैस के दाब के, गैस के दाब के समानुपाती होती है। कहने का मतलब विलेयता को अपन m से दर्शाते हैं भैया, और m प्रोपोर्शनल किसके, ये p के, ठीक है। अब m क्या है, तो m घुली हुई गैस की मात्रा है, p क्या है, तो भैया प्रेशर है, दाब है। जब इसको भैया हटाते हैं अनुक्रमानुपाती का चिन्ह प्यारे बच्चों, तो यहां पे एक नियतांक लग जाता है जिसको KH कहा जाता है इनटू का p, और यही क्या हो जाता है, यही हो जाता है भैया हेनरी का नियम, m बराबर KH इनटू का p। इसका मतलब यह है प्यारे बच्चों, जितना अधिक आप प्रेशर लगाओगे उतना ज्यादा गैस घुलेगी, जितना कम प्रेशर होगा उतनी कम गैस घुलेगी, ठीक है ना। जो आज के दैनिक जीवन में भैया जो कोको कोला हो गया है ना, जो थम्स अप है, स्प्राइट हो, माउंटेन ड्यू हो, कैंपा, दुनिया भर के भैया अभी क्या है मार्केट में ये सारी चीजें चल रही है, तो उनमें जो भी गैस घुली होती है CO2, उसमें CO2 गैस होती है, तो जो घुली होती है वो हेनरी के नियम का ही पालन करती है। अगर देखो इसको मतलब इसको बोतल को थोड़ा भी इधर उधर झकझोर के अचानक से ढक्कन खोल दो, देखो फिर क्या होता है, यूं करके भैया गैस बाहर हो जाएगी। वो गैस होगी कौन से, जो CO2 उसमें घुली होगी। तो यहां पर यही चीज होता है, उसमें क्या होता है, प्रेशर के द्वारा गैस को उस लिक्विड के अंदर मिक्स किया जाता है ना। जब हम पीते हैं डकार बाहर आती है, कहते हैं भैया गैस निकल गई पेट की, आराम मिल रहा है, तो ठीक है, वही CO2 गैस होती है, घूमकर बाहर निकल आती है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। तो यही चीज क्या होता है, हेनरी का नियम। आई बात समझ में, ठीक है भैया। तो यहां पे लिख भी लेना बबुआ, अगर लिखना हो, ठीक, लिख भी दे रहे हैं भैया, जहां m क्या है और उसके बाद m के बाद ये KH क्या है, ठीक है, उसके बाद
पी क्या है। तो याद रखना m क्या होता है, घुली गैस की मात्रा, घुली गैस की मात्रा होती है। kh क्या है भैया, तो ये है हेनरी कांस्टेंट यानी हेनरी नियतांक है, ठीक है भैया। और उसके बाद P क्या है, तो ये दाब होता है, गैस का दाब। तो याद रखना, तो ये हो जाएगा हेनरी का नियम, जो कि बहुत सिंपल सा नियम है, बहुत डिफिकल्ट है नहीं। तो चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर इसकी भैया हम सीमाएं और इसके अनुप्रयोग को देखते हैं। हो गया ना, चलिए अब देखते हैं भैया हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी के नियम की सीमाएं देखते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यारा सा टॉपिक ये भी है कि हेनरी के नियम की सीमाएं बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है, या अर्थात हेनरी का नियम कब लागू होगा, कब काम करेगा। पहला है बच्चों, यह तनु विलयन पर लागू होता है, सांद्र विलयन पर नहीं। तनु विलयन का मतलब जिसमें विलय की मात्रा कम हो, सांद्र विलयन जिसमें विलय की मात्रा ज्यादा हो। तो भैया ये ऐसे विलयन पर लागू होगा जिसमें विलय की मात्रा कम होती है, यानी तनु विलयन होता है जो बहुत मतलब हार्ड विलयन नहीं होता है, ठीक है ना, उस पर लागू होगा। अगला हेनरी का नियम निम्न दाब और उच्च ताप पर कार्य करता है, ठीक है, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर यह नियम काम करता है। नेक्स्ट भैया यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं, यानी ये उन्हीं गैसों पर लागू होता है जो विलायक से आसानी से क्रिया नहीं करते हैं, तभी तो प्रेशर लगा करके मिक्स किया जाता है, नहीं तो आसानी से घुल जाता तो जरूरत ही क्या पड़ती। ठीक, ये तो हो गया हेनरी के नियम की सीमाएं। अब देखेंगे भैया हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, ये ज्यादा पूछा जाता है कि हेनरी के नियम का अनुप्रयोग कहां पर होता है। पहला है गोताखोर द्वारा सांस लेने में, जो भी समुद्र के अंदर जाते हैं गोताखोर, क्योंकि हमने बताया ना उसमें भाई पानी के अंदर सांस लेना है, तो ये हेनरी के नियम का ही पालन होता है। अगला है भैया शीतल पेय पदार्थ, अभी हमने बताया ना 5 रुपए गिलास शीतल पेय पदार्थ, गांव में गली में ऐसे टहलते रहते हैं, ठीक है। तो जो शीतल पेय पदार्थ बोले तो जो भी हमने बताया ना अभी कार्बोनेटेड वाटर होते हैं, थम्स अप, स्प्राइट, कोका कोला, माउंटेन ड्यू, कैंपा, ठीक है, स्ट्रिंग वगैरह, जो ये यही सब। अगला है भैया कि फेफड़ों की क्रिया विधि में, ठीक, जो हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, जो वो उनका भाई वो क्या करते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन उसमें भरता है, CO2 फिर से रिलीज करते हैं, तो उनमें जो भैया ये गैस भरने की भैया मतलब अंदर बाहर जाने की जो प्रक्रिया होती है प्यारे बच्चों, वो हेनरी के नियम का ही पालन होता है। नेक्स्ट है पहाड़ों पर पर्वतारोही द्वारा सांस लेने पे, ठीक है, जैसे ही भैया आप क्या है इस धरातल से ऊपर की तरफ जाओ या नीचे की तरफ, तो भैया प्रेशर बहुत ज्यादा, हम बात कर लें प्रेशर क्या है, क्रिएट बहुत ज्यादा होने लगता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में सांस लेने में, क्योंकि जितना ज्यादा आप ऊपर चढ़ोगे पहाड़ों पर, आपके का दम जो है घुटने लगेगा, सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी, ठीक है। तो वहां पर सांस लेने के लिए जो नली वगैरह मास्क लगाते हैं, वो भी हेनरी के नियम का ही पालन करता है, ठीक है, क्योंकि ऊपर जितना ज्यादा जाओगे हाई प्रेशर क्रिएट होता चला जाता है, ठीक है, याद रखना। इसी कारण पहाड़ों पर खाना जल्दी पक जाता है प्रेशर कुकर में, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको भी भैया। हो गया बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है भैया तनु विलयन के लिए राउल्ट का नियम लिखिए, ठीक है। राउल्ट का नियम क्या होता है और इसकी सीमाएं भी लिखना है प्यारे बच्चों। ये तो अब तक के जितने भी टॉपिक हैं उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है, और वो भी ये पूरे के पूरे 4 नंबर में पूछता है, ठीक है ना। कोई ऐसा साल नहीं भैया जब ये ना पूछा जाए, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे हेनरी का नियम हमने बताया उतना तो नहीं आता है वो भी, लेकिन ये रेगुलर वाला है, ठीक। तो देखिए राउल्ट का नियम क्या होता है, तनु विलयन के लिए राउल्ट का नियम याद रखना। देखिए राउल्ट का नियम ये कहता है भैया कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दिया जाए, कोई विलायक है उसमें अवाष्पशील, ठीक है, जैसे हो गया भैया देखिए एक होता है वाष्पशील एक अवाष्पशील, जैसे एक वैद्युत अपघट्ट होता है तो एक अनपघट्ट होता है। तो कह रहा है कि जैसे ही किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दिया जाए, जैसे यूरिया हो गया भैया, है ना, शर्करा हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक, ये वैद्युत अनपघट्ट में आते हैं। तो वही कह रहा है कि किसी विलायक में जब कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ
घोल दिया जाए भैया, तो विलयन के वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है, यानी वाष्प दाब में जो कमी होती है, ठीक है भैया, तो वो विलेय के मोल प्रभाज या मोल अंश के बराबर हो जाता है। तो यही क्या होता है भैया, क्या राउल्ट का नियम। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है कि अब विलयन के वाष्प दाब का जो अपेक्षिक अवनमन है, विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होता है भैया, अवनमन, वो किसके समानुपाती होता है प्यारे बच्चों, वो होता है विलेय के मोल प्रभाज के मोल प्रभाज, ठीक है ना, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर हो जाता है। अब ध्यान से समझना इसको, ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सॉरी भैया इसके लिए, इधर से थोड़ा लिखते हैं, नहीं तो भी आएगा नहीं। तो क्या बताया कि विलयन का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, बराबर विलेय का मोल प्रभाज या मोल अंश के बराबर होता है। अब भाई वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होता है, अभी भाई आपने किसमें देखा, 1/2 गुणांक में, तो वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है पी नॉट माइनस का पी एस अपान पी नॉट, ये बराबर किसके होता है, तो काई, काई बोले तो मोल अंश या मोल प्रभास, तो भैया काई अकेले ऐसे लिख दें। अब इसी के बराबर, अब देखिए विलेय का मोल प्रभास कह रहा है, तो भैया मोल प्रभास होता क्या है, जिसका कहा जाए, यानी जैसे विलेय का कहा जा रहा है, तो विलेय में अणुओं की संख्या भैया मोलरता, मतलब वो मोलों की संख्या स्मॉल एम होगी, विलायक में मोलों की संख्या कैपिटल एन होगी। तो भाई जिसका कहा जाए वो ऊपर और नीचे दोनों का योग हो जाता है, तो यही तो होता है क्या, मोल अंश या मोल प्रभाज। तो यहां पर भैया बोल रहा है किसके, विलेय के, ये विलेय के मोल प्रभाज के बराबर हो जाता है, या इसको ऐसे लिखेंगे पी नॉट माइनस का पी एस अपान पी नॉट बराबर। अब भैया विलेय का मोल प्रभास कह रहा है, तो विलेय के मोलों की संख्या ऊपर और नीचे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या, ये इतना सा हो जाएगा भैया। बट ये चीज ध्यान देना, ऐसे करने का तो डायरेक्टली आप फार्मूला बस यहीं पर समाप्त कर सकते थे, बट ये बोल रहा है भैया कि तनु विलयन के लिए निकालना है, ठीक है ना, किसके लिए भैया, तनु विलयन के लिए। तो अब लिखेंगे हम तनु विलयन के लिए, तो तनु विलयन के लिए याद रखना भैया, तो तनु विलयन के लिए जो n प्लस एन, यानी n प्लस ये कैपिटल N, ये बराबर केवल और केवल कैपिटल N के हो जाता है, ठीक है। अब तनु विलयन का मतलब है जो विलेय होता है, विलेय यानी इसका मोलों की संख्या स्मॉल n है, तो विलेय की मात्रा एकदम कम हो जाए, नगण्य हो जाए, ठीक है, तभी वो तनु विलयन होगा जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम हो, ठीक है। तो ऐसा मान लेते हैं कि जो n है वो क्या है, एकदम नगण्य हो, उसको काउंट ही ना करे, अगर n का बराबर 0 ही रख दिया जाए बच्चों, तो केवल कैपिटल N ही बचेगा, ठीक। तो वही यहां पर हमने लिख दिया, जब इसके बराबर आप n रख दें तो भैया ये फार्मूला कुछ इस कदर बन जाएगा कि पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, और ये बराबर के बच्चों इसके पूरे के स्थान पे हमने क्या बताया, ऊपर तो स्मॉल n रहेगा और इस पूरे के स्थान पे कैपिटल n। अब स्मॉल n का मतलब हमने क्या बताया, तो ये विलेय के मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या बराबर होता है प्यारे बच्चों भार बटे अणु भार। इसी तरह जब कैपिटल N के मोलों की संख्या लिखें तो कैपिटल मतलब यहाँ पे लिखेंगे W अपान कैपिटल N, मतलब ये क्या है, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार, इसमें है मतलब क्या, विलायक का भार बटे विलायक का अणु भार, ठीक। तो ये चीज समझ गए ना कि स्मॉल m क्या है और कैपिटल M क्या है। तो यहां पर वही वैल्यू क्या करेंगे, अपन पुट कर देंगे, ठीक है भैया। तो जब हम मान रख देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा पी नॉट माइनस का पी एस अपान पी नॉट बराबर, जब n के स्थान पे क्या हमने बताया, W बाई m, भाई W बाई m रखेंगे, और इस वाले n के स्थान पे कैपिटल W अपान कैपिटल M, ठीक है। तो अब ये इसको अगर सही से लिखेंगे तो पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, और बराबर का भैया ये हो जाएगा W बाई M, और ये ऊपर चला जाएगा तो कैपिटल N ऊपर
और कैपिटल डब्ल्यू नीचे। और प्यारे बच्चों यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा भैया राउल्ट का नियम। और एक चीज और भी भैया आपको समझना है, अगर राउल्ट का नियम मान लेते हैं नहीं आया तो इस फार्मूले पर एक न्यूमेरिकल श्योर है आएगा, ठीक है ना। आप किसी भी इस ईयर का देखो, 2024 का ही उठा लो, 25 का ही उठा लो, तो भैया इस पे न्यूमेरिकल भी पूछा गया है। पी नॉट क्या है, पी एस क्या है, उसके बाद स्मॉल डब्ल्यू क्या है, स्मॉल एम क्या है, सब कुछ हमने बता ही दिया है। बट फिर से एक बार लिख देते हैं, डोंट वरी। पी नॉट क्या है, पी एस क्या है, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, स्मॉल एम क्या है, सब कुछ लिख दे रहे हैं। देखिए पी नॉट क्या होता है भैया, तो ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। क्या होता है भैया, तो ये होता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ठीक। एस क्या है, तो ये विलयन का वाष्प दाब, पी एस क्या है, विलयन का वाष्प दाब। अब उसके बाद भैया स्मॉल डब्ल्यू क्या है प्यारे बच्चों, ये विलेय का भार है, विलेय का भार जितना स्मॉल में रहेगा तो वो विलेय वाला है। और स्मॉल एम क्या है, तो भैया ये है विलेय का अणुभार। क्या है प्यारे बच्चों, विलेय का अणुभार, ठीक है ना। इसी तरह से भैया आपका एक चीज ध्यान देना, इसी तरह से आपका और है, वो है कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल एम, ठीक। ये भी याद रखना क्या है, तो देखिए कैपिटल डब्ल्यू जो है ये विलायक का भार है, ठीक है। दिख रहा है उधर, हाँ दिख रहा है। और उसके बाद ये क्या है भैया, विलायक का अणुभार, ठीक है ना भैया। तो ये याद रखना प्यारे बच्चों, सैंबल बहुत ज्यादा जरूरी है न्यूमेरिकल के लिए, नहीं तो न्यूमेरिकल भाई पता चले आपको मान ही नहीं पता कि पी नॉट का मान क्या है, तो जब सवाल में लिखा रहेगा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इतना है तो आप समझ जाओगे पी नॉट है। शुद्ध विलयन का मतलब फिर बोलेगा विलयन का वाष्प दाब इतना है, समझ जाओगे पी एस का है, ठीक है ना। और उसके बाद इतना ग्राम घोला जाता है, तो जो घोला जाता है वो विलेय होता है, तो विलायक का विलेय का भार निकाल लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से भैया क्या है, इनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। चलिए तो पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, फिर हम इसकी सीमाओं को देखते हैं। हो गया, चलिए अब हम देखते हैं राउल्ट के नियम की सीमाएं। चलिए भैया राउल्ट के नियम की सीमाएं बोले तो राउल्ट का जो नियम है, ठीक है, वो कब अप्लाई होता है, किसके लिए अप्लाई होता है, वही जानते हैं। देखिए राउल्ट का जो नियम है भैया ये तनु विलयन पर लागू होगा, मतलब ये जैसे हेनरी का नियम है सेम वैसे ये भी है कि राउल्ट का जो नियम है वो केवल और केवल तनु विलयन के लिए लागू होता है, सांद्र विलयन के लिए नहीं। अगला यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थ के विलयन पर लागू होता है, बोले तो हमने बताया ना जो अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य होते हैं, जैसे यूरिया हो गया भैया, यूरिया का विलयन, उसके बाद हमने बताया ना ग्लूकोज हो गया, शर्करा हो गया, ठीक है, ये सारी चीज इन पर ही लागू होता है। अगला है कि यह वैद्युत अपघट्य के विलयन पर, किसके प्यारे बच्चों, वैद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता, यानी वैद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होगा। अब वैद्युत अपघट्य हमने बताया ना, जैसे भैया NaCl हो गया, KCl हो गया, HCl हो गया, इसी तरह H2SO4 हो गया, ZnSO4 हो गया। तो भैया जो भी वैद्युत अपघट्य है, जैसे वैद्युत अपघट्य का मतलब जिनको जल में घोलने पर अपघटित हो जाए, टूट जाए, जैसे भैया NaCl को तोड़ेंगे तो Na+ में टूटेगा, Cl- में, इसी तरह K+ में, Cl- में, इसी तरह H+ में, Cl- में, इसी तरह Zn+ में, SO4 ये माइनस में, ठीक है, इसी तरह H2+ में, SO4- में। तो ये वैद्युत अपघट्य हैं, बट ये भी जितने हैं इन सभी पर जो है ना वो राउल्ट का नियम काम नहीं करता है, मतलब इन सभी पे राउल्ट का नियम अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो ये केवल वैद्युत अनपघट्य के विलयन पर लागू होगा, जैसा कि अभी हमने बताया, जैसे NH2 CO NH2 ये यूरिया हो गया, इसी तरह पे C6H12O6, इसी तरह से
C12H22O11, इन सारे विलयन पर ये लागू होता है। ठीक है, तो वैद्युत अनपघट्य विलयन पर लागू होगा। अगला है भैया कि विलयन में वियोजित होने वाले पदार्थ के जो विलय है राउल्ट के, वो नियम का पालन नहीं करते। मतलब वही है जैसा कि मैंने बताया ना कि भैया इनको अगर जल में घोलो तो ये वियोजित हो जाएंगे आयनों पे, तो ऐसे विलयन के लिए भैया ये लागू नहीं होता है। यानी इन कणों पर, जैसे NaCl हो गया, NaCl का कण हो गया, KCl हो गया, तो इन पर लागू नहीं होगा राउल्ट का नियम। आई बात समझ में? चलिए भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए बबुआ। आगे देखते हैं। अगला है भैया कोलराउस का नियम क्या है और इसका अनुप्रयोग। ये भी भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दे रहे हैं, और ये भी 4 नंबर में भैया ज्यादा पूछा जाता है। 100% पूछा जाने वाला ये टॉपिक है, याद रखना। ठीक है, कभी कभार में भी हो सकता है भाई इग्नोर कर दे, नहीं तो क्वेश्चन बनना तय है यहां से। ठीक है, अब देखिए राउल्ट का नियम क्या है और इसका अनुप्रयोग कहां पे होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं भैया। सबसे सॉरी राउल्ट कह रहे हैं, कोलराउस का। तो सबसे पहले कोलराउस के नियम को जानेंगे। तो नियम देखते हैं भैया। नियम कह रहा है कि कोलराउस के नियम के अनुसार अनंत तनुता पर, अब अनंत तनुता क्या होती है समझते हैं। अनंत तनुता का मतलब ये होता है बच्चों कि जब विलयन में भैया विलयन की सांद्रता, मतलब क्या हो, विलयन कोई विलयन हो उसमें जो विलय की मात्रा हो वो इतनी कम हो जाए, यानी विलय की सांद्रता इतनी कम हो जाए कि उसके आयनों के बीच कोई पारस्परिक क्रिया हो ही ना। ठीक है, तब ऐसी स्थिति को बोला जाता है अनंत तनुता। ठीक है, हमें हालांकि इतना आपको समझाने की जरूरत है नहीं, बट आप जानते रहें इसके लिए। तो भैया जो कोलराउस का नियम बोलता है कि अनंत तनुता पर, अनंत तनुता बता दिया कि भैया ऐसी स्थिति विलयन के अंदर कि जब विलय की सांद्रता यानी विलय की मात्रा, जो मात्रा है इतनी कम हो जाए कि उसके आयनों में कोई पारस्परिक क्रिया हो ही ना, तो भैया क्या है, ऐसी स्थिति अनंत तनुता होती है। तो अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, कोई भी वैद्युत अपघट्य हो, चाहे NaCl, KCl, ठीक, HCl, ऐसे कुछ भी ले लो, कि वैद्युत अपघट्य की मोलर जो चालकता होती है उस विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो बहुत ये सिंपल सा नियम है बच्चों, और उम्मीद है कि भैया आपने इसको अच्छे से तैयार कर ही लिया होगा। नहीं किया है डोंट वरी, हम तो हैं ही ना। अब देखिए ये नियम ये बोल रहा है कि भैया अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, जैसे कोई वैद्युत अपघट्य है, समझने का प्रयास करिएगा बबुआ। कोई एक वैद्युत अपघट्य है, ठीक है, कोई एक वैद्युत अपघट्य है, इसमें कोई विलयन है और इसमें आपने बाहर से भैया NaCl घोल दिया। अब जब NaCl घोलोगे बबुआ तो Na+ में टूटेगा, Cl- में, है ना। इसी तरह से भैया Na+ में Cl- में इसके जो आयन हैं इसी तरह से इसमें क्या है, टूटे रहेंगे, मतलब टूट जाएंगे। ठीक है, चाहे NaCl, KCl हमने बताया ना, कुछ भी आप ले लीजिए। ठीक, तो यहां पे क्या है कि हमने यही बताया कि जब किसी विलयन में, कोई विलयन है इसमें क्या किया आपने, अनंत तनुता पर कोई एक वैद्युत अपघट्य इसमें घोल दिया। अब जो वैद्युत अपघट्य है वो क्या है, NaCl। तो इस वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता, तो भैया मोलर चालकता को दर्शाते किससे हैं, तो ये λm से दर्शाते हैं, और यहां इनफाइनाइट लगा दिया, नाम हो गया अनंत तनुता। तो अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, तो भैया यहाँ NaCl छोटा सा लिख दे रहे हैं, जो किसी, भाई हमने बताया ना कि अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, ये इस विलयन में उपस्थित धनायनों, तो विलयन में भैया क्या है, जो धनायन है, क्योंकि ये जब टूटेगा तो हमको मालूम है बच्चों ये किसमें, Na+ में टूट जाएगा। ठीक है, और उसके बाद भैया जो Cl है प्यारे बच्चों, ठीक है, जो Cl है वो माइनस में टूट जाएगा। तो इसके योग के ही क्या है, ये बराबर हो रहा है, और यही नियम ही तो भैया, मतलब यही तो कहलाता है क्या चीज, कोलराउस का नियम। ठीक है, समझने का प्रयास करिए। हमने NaCl इसमें घोल दिया।
अब यहां पर यही बोल रहा है कि किसी, हमने बताया ना अनंतता पर, ये जो लिखा है इसी से परिभाषा बनी है, कहीं अलग से नहीं आया है, ध्यान से समझिएगा बस। अनंत तनुता, इनफाइनाइट लिखा है, अनंत तनुता हमने नाम ले लिया। तो अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य, NaCl एक वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, लेमडा m लिख दिया, मोलर चालकता हो गया। वो कह रहा है उस विलयन में उपस्थित धनायनों, तो भैया ये धनायन हो गया, तथा ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो भैया जो कुछ भी ये लिखा है मैथमेटिकल फॉर्म में, तो यही तो पूरा कोलराउस का नियम है, और आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस समझ में आ गया। इसी तरह से भैया जैसे कुछ भी अपन ले लें, या जैसे मान लेते हैं कि उसमें हमने और कुछ घोल दिया, ठीक, जैसे कुछ भी घोल दिया, जरूरी नहीं है NaCl, जैसे HCl घोल दिया भैया, तो यहां पर इसको जब करेंगे तो प्यारे बच्चों इसको भी इसी तरह से, जो H होगा वो प्लस में, इसी तरह से भैया जो Cl होगा वो माइनस में। तो अब तो समझ गए होंगे। इसी तरह से आप KCl ले लो, तो K यहां प्लस में, Cl यहां माइनस में। तो भैया चाहे जो आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाता है कोलराउस का नियम। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम कोलराउस के नियम का एक अनुप्रयोग समझ लेते हैं। हो गया। चलिए अब देखिए भैया, कोलराउस के नियम का एक अनुप्रयोग पूछा जाता है। वैसे तो इसके भैया दो अनुप्रयोग हैं, बट बच्चों सबसे ज्यादा एक ही पूछता है, क्योंकि ये नंबर, मतलब हमने बताया ना अक्सर ये भी 3 नंबर में पूछा जाता है, तो कभी कभार इसको अलग से ही पूछ लेगा। कोलराउस के नियम का एक अनुप्रयोग लिखिए। तो देखिए कोलराउस का जो नियम है भैया, इसका जो अनुप्रयोग है, सबसे पहला है भैया वियोजन की कोटि ज्ञात करने में, और दूसरा एक बताया था जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य हैं उनकी मोलर चालकता ज्ञात करने में। ठीक है, बट ये वाला ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो वियोजन की कोटि ज्ञात करने में, अब वियोजन की कोटि क्या है ये भी जानना जरूरी है। वियोजन की कोटि ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, ध्यान से समझिएगा, किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का जो अनुपात होता है बच्चों, वही कहलाता है भैया वियोजन की कोटि। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? वियोजन की कोटि। आई बात समझ में? चलिए भैया इसको अच्छे से समझते हैं बबुआ। तो भैया लिखेंगे किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का अनुपात वियोजन की कोटि होती है। तो एक बार हिंदी में ही पूरा ऐसा लिख लेते हैं भैया, और वियोजन की कोटि। अब वियोजन की कोटि बराबर क्या कह रहा है कि किसी सांद्रता पर, पूरा लिखना पड़ेगा भैया, किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। ठीक है, किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता और तथा अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। ठीक है, अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। ठीक, किसी, हमने बताया ना कि किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता और अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता है बबुआ, इसी के अनुपात को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसी के अनुपात को कहते हैं वियोजन की कोटि। तो ये फार्मूला याद रखना। अब वियोजन की कोटि, अब इसको भैया अगर शॉर्ट में बात कर ले भैया, तो वियोजन कोटि को भैया, वियोजन की कोटि को प्यारे बच्चों अल्फा से दर्शाते हैं, और किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की, तो भैया ये लेमडा ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, ठीक है ना, दोनों एक ही है, याद रखना। तो किसी सांद्रता पर कह रहा तो यहां सी लगा देते हैं, किसी सांद्रता पर कह रहा, अनंत कहता तो इनफाइनाइट लगाते। तो किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, तो भैया ये लेमडा एम हो गया मोलर चालकता, और कह रहा है नीचे अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, तो भैया अब की बार यहां पर क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट लिखेंगे। और इन्हीं का जो रेशियो होता है प्यारे बच्चों, इनका जो अनुपात होता है, वो अनुपात ही क्या कहलाता है? वियोजन की कोटि या वियोजन की मात्रा कह सकते हैं।
ठीक है, तो ये फार्मूला हो जाता है वियोजन की कोटि के बराबर। ठीक, आई बात समझ में? चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया? चलिए आगे देखते हैं। ठीक, अगला आपका जो नियम है बच्चों वो है वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का नियम। ठीक है, सारे नियम आज एक एक करके निपटाएंगे, डोंट वरी, परेशान नहीं रहना। ये भी प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जो वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का नियम होता है, देखिए कभी कभार अलग अलग नियम भी पूछ लेता है। अलग नियम एक जैसे अलग अलग का मतलब दो नियम है, एक नियम आएगा 2 नंबर में तो दोनों देगा 3 या 4 नंबर में। तो फैराडे ने वैद्युत अपघटन संबंधी 2 नियम प्रस्तुत किए हैं। तो जिसमें भैया प्रथम नियम सबसे पहले अपन समझ लेते हैं। तो प्रथम नियम क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। प्रथम नियम में यह बताया गया कि वैद्युत अपघटन के समय अब वैद्युत अपघटन का मतलब कि जैसे कोई विलयन है उसमें कोई विलेय पदार्थ घोला गया है, यानी वैद्युत अपघट्य घोला गया है और उसमें धारा का प्रवाह आप करो तो उसका अपघटन हो जाएगा तभी। ठीक है, जैसे समझते हैं फिगर के माध्यम से। प्यारे बच्चों, जैसे हमने एक पात्र ले लिया, भैया, और इसमें क्या है भैया, ठीक, एक अर्धशेल हम इसको बना देते हैं। मतलब इसमें एक कैथोड है, यानी एक पे प्लस चार्ज है, ठीक है, एक पे माइनस चार्ज है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, और इसमें क्या है, पूरा सॉल्यूशन है वैद्युत अपघट्य का, विलयन भरा हुआ है। ठीक, वैद्युत अपघट्य है। अब देखिएगा, अब यहां पे जैसे हमने बताया कि भैया इसमें क्या करिए बच्चों, आप NaCl घोल दीजिए। अब जब NaCl घोलेंगे तो जो Na इसमें टूटेगा हमने बताया वो प्लस पे, Na प्लस में, और जो Cl होगा वो माइनस चार्ज पे टूटेगा, Na प्लस में Cl माइनस में। तो अब समझिए कि जो नियम होता है वो फैराडे का पहला नियम वो क्या कहता है कि वैद्युत अपघटन के समय, यानी जैसे ही हम इसमें धारा का प्रवाह करेंगे तो इस वैद्युत अपघट्य का क्या अपघटन होगा, मतलब आयनों में टूटेगा। तो वैद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा, मतलब इस इलेक्ट्रोड पर, ये दोनों क्या कहलाते हैं, इन्हीं को बोलते हैं भैया इलेक्ट्रोड। अब जिस पर प्लस आयन हो कैथोड कहलाएगा, जिसपे माइनस भैया हो वो क्या है, ऋणावेशित प्लेट जो है वो कैथोड कहलाती है। तो यहां पर कहा गया कि वैद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की जो मात्रा होती है वो उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होती है, या यूं कह ले धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब यह है प्यारे बच्चों कि जब जैसे वैद्युत अपघटन होगा, जब धारा का प्रवाह करेंगे Na जो Cl है भैया टूटेगा। अब Na पे प्लस चार्ज होता है, हमने बताया Cl पे माइनस, तो जो Na वाला है ये प्लस होगा तो ये ऋण प्लेट की ओर भागेगी, मतलब कैथोड की तरफ भागेगी, और Cl पे माइनस है तो ये धन प्लेट की ओर भागेगी, मतलब ये एनोड की तरफ भागेगी। तो यहां पर वही कह रहा है कि ये Na इस पर जाकर संचित हो जाएगा, Cl जाकर के एनोड पर। तो यहां पर वही चीज कि Na जो है प्लस आयन में टूटेगा तो ये ऋण प्लेट की तरफ भागेगा, और Cl माइनस आयन में टूटेगा तो भैया ये धन प्लेट की ओर भागेगा। ठीक है, तो यहां पर वही चीज कह रहा है कि ये जो पदार्थ है, पदार्थ की जो मात्रा होती है ना भैया, वो पदार्थ की मात्रा इसमें प्रवाहित आवेश के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, मतलब जितना आवेश की मात्रा ज्यादा होगी उतना ही पदार्थ की मात्रा भी संचित अधिक होगी, ज्यादा होगी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, क्या बोला गया कि बोला गया है कि इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की जो मात्रा है ना बबुआ, वो अनुक्रमानुपाती किसके है, आवेश के, उसमें प्रवाहित आवेश के। तो भैया अब मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा को कैपिटल W से दर्शाते हैं, ठीक, और आवेश को भैया Q से, चाहे स्मॉल Q लिखिए चाहे कैपिटल Q, यहां पर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, फिजिक्स में चलता है कि स्मॉल Q, यहां पर कैपिटल में लिखो चाहे स्मॉल में, इससे कोई मतलब नहीं। अब चूंकि वी नो दैट, हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं प्यारे बच्चों
कि जो Q बराबर होता है वो I इंटू टी के, Q बराबर I इंटू टी के होता है। तो भैया हम ये कह सकते हैं W किसके अनुक्रमानुपाती, I इंटू टी के। जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो भैया ये W बराबर और यहां पर कांस्टेंट यानी नियतांक के रूप में कुछ ना कुछ हो जाता है, तो यहां Z लिखा जाता है और इंटू I इंटू का टी। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा भैया, फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, और इस पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, जिस चैप्टर से ये है उसमें न्यूमेरिकल भी बनते हैं इस फार्मूले पर। याद रखना भैया, ये कैपिटल W क्या है, ठीक है, Z क्या है, I क्या है, T क्या है, सब कुछ जानना जरूरी है भाई। W क्या है, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। Z क्या है, इसको बोलते हैं रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, I क्या है, तो भैया ये धारा है। T क्या है प्यारे बच्चों, समय है। ठीक, तो ये हो जाएगा फैराडे का वैद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम, बोले तो पहला नियम। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, आगे चलते हैं। अगला देखते हैं भैया दूसरा नियम, फैराडे का वैद्युत अपघटन का दूसरा नियम क्या है। देखिए दूसरा जो नियम है ये भी बहुत सिंपल सा नियम है। ठीक, हालांकि सारे टॉपिक्स ही सिंपल हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक, अब देखिए जो दूसरा नियम कहता है वो ये कहता है कि यदि समान वैद्युत धारा समान समय के लिए दो भिन्न भिन्न, अब जरूरी नहीं 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य के विलयन में प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई उनकी पदार्थ की जो मात्राएं होती हैं वो तुल्यांक, मतलब जो तुल्यांकी भार हैं उनके समानुपाती होती हैं। चलिए समझते हैं कैसे। तो भैया एक मतलब इसको फिगर के तहत समझते हैं। जैसे भैया एक वैद्युत अपघट्य का विलयन यहां पे है, एक इसमें है। ठीक है, ध्यान देना, इसमें भी कैथोड एनोड ये क्षण है भैया, इसमें भी कैथोड एनोड क्षण है। ठीक है, इसमें भी। तो देखिएगा इसमें कोई सॉल्यूशन है, और इसमें भी। ठीक है, ये एक वैद्युत अपघट्य घुला है, लेकिन अब की बार भैया क्या है, वैद्युत अपघट्य अलग अलग हो। पहले समझिए, इसका संबंध, इसका संबंध, इसका संबंध, इसका संबंध एक तार के द्वारा कर दिया जाए। ठीक है, तार के द्वारा कर दिया जाए। जैसे हमने बताया ये माइनस चार्ज है, प्लस प्लेट, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। ठीक, अब यहां पर जैसे मान लेते हैं कि इस वाले का जो सॉल्यूशन है भैया, इसमें ZnSO4 का विलयन भरा है और इसमें भैया NaCl का विलयन भरा है। ठीक, दो अलग अलग वैद्युत अपघट्य हुए कि नहीं, बिल्कुल हुए भैया। तो यहां पर यह कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि कह रहा है कि यदि समान वैद्युत धारा, ध्यान से समझिए कि इसमें दोनों में भैया जो धारा का प्रवाह है, मान लेते हैं दोनों सुलह में हो रहा है, तो जब समान वैद्युत धारा, धारा समान का मतलब इसमें भी जितनी धारा बहे इसमें भी उतनी ही, समान वैद्युत धारा समान समय के लिए, ठीक है, दोनों की टाइमिंग भी सेम हो, तो समान समय के लिए दो भिन्न, हमने क्या बताया, अलग अलग वैद्युत अपघट्य के विलयन में प्रवाहित की जाए। जैसे जैसे हमने बताया इसमें ZnSO4 का विलयन है, इसमें क्या है, NaCl का है भैया। तो दो अलग अलग वैद्युत अपघट्य के विलयन हो गए, इनमें जब प्रवाहित की जाए तो कह रहा है कि इनमें जो इलेक्ट्रोड है इन पे मुक्त हुई जो पदार्थ की मात्राएं होती हैं, ठीक, यानी इसमें होगी पदार्थ की मात्रा W1, इसमें होगी पदार्थ की मात्रा W2। ठीक, तो कह रहा है कि जो पदार्थ की मात्राएं हैं प्यारे बच्चों वो किसके समानुपाती होती हैं भैया, तो वो तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती हैं। मतलब ध्यान देना, जैसे इस वाले विलयन में पदार्थ की मात्रा W1 है, ये समानुपाती किसके भैया, तो इसमें तुल्यांकी भार किसके है, E1, तुल्यांकी भार क्या है, E1 मान लेते हैं।
ठीक। अब इसी तरह से जैसे अगर मान लेते हैं W1 रखना भी चाहें, इसको हटाकर यहाँ पे Z ले लें एक नियतांक के रूप में, ये E1 कर दें, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। इसी तरह से भैया जो W2 है प्यारे बच्चों, ये E2 कर लें। तो W2 बराबर हटाएं तो यहां पर आप Z केवल क्या है, रासायनिक तुल्यांक यानी नियतांक मान लें, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को भाग लगा दो बबुआ, ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हैं, लिखेंगे कि समीकरण 1/2। जब दोनों को भाग लगा दोगे ना भैया, तो ध्यान देना ये क्या हो जाएगा, W1 अपान W2। इधर क्या हो जाएगा, Z करके आप लिख सकते हैं E1 अपान ये Z करके E2। तो ये तो वैसे भी कट जाएगा, उससे मतलब है नहीं, तो केवल भैया ये W1 अपान W2 बराबर क्या बचा, इधर E1 अपान E2, ठीक है। E1 अपान E2 बच गया यहाँ पे, मतलब नीचे। और यही क्या हो जाता है भैया, यही हो जाता है फैराडे का दूसरा नियम, ठीक है। जो कि ये भी बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट या कठिन जैसी चीज नहीं है, ठीक है, कि हाँ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। बस इसमें यह कहा गया कि यदि समान समय के लिए समान वैद्युत धारा दो अलग अलग वैद्युत अपघट्य में प्रवाहित की जाए, तो इन दोनों अलग अलग वैद्युत अपघट्य में जो पदार्थ की मात्राएं हैं, इसमें जैसे W1 इसमें W2, तो पदार्थ की जो मात्राएं हैं भैया वो तुल्यांकी भारों के समानुपाती। इसमें क्या है, तुल्यांकी भार मान लेते हैं इसमें पदार्थ का, वो E1 है, उसमें वाले का भैया E2 है। तो ये दोनों अनुक्रमानुपाती, तो भैया हम यहां से अनुपात इनका निकाल लिए, ठीक है। तो इस पे भी कभी कभार न्यूमेरिकल बन जाते हैं। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। चलिए आगे देखते हैं बबुआ अगला नियम। अगला नियम क्या है भैया, नेर्नस्ट समीकरण। ये तो प्यारे बच्चों और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेर्नस्ट समीकरण। इसको तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलेंगे, क्योंकि ये भैया ये समझिएगा कि एकदम फेवरेट सा क्वेश्चन है, ठीक, केमिस्ट्री के पेपर में बहुत प्यारा सा टॉपिक है। नेर्नस्ट समीकरण क्या है, इसको क्वेश्चन कहेगा कि नेर्नस्ट समीकरण को उपयुक्त प्रतीकों के साथ लिखिए। अब देखिए नेर्नस्ट समीकरण क्या कहता है भैया, नेर्नस्ट समीकरण क्यों बनाया गया, तो किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन की सांद्रता के बीच संबंध को बताने वाला समीकरण ही नेर्नस्ट समीकरण कहलाता है। मतलब एक ऐसा समीकरण जो किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव और विलयन की सांद्रता के बीच संबंध बताए, ठीक है। जैसे कोई एक अभिक्रिया है, मान लेते हैं कि कोई अभिक्रिया है भैया, अभिक्रिया ध्यान से समझिएगा बबुआ, एक अभिक्रिया है और अभिक्रिया है कि भैया M पे N प्लस और प्लस ये इलेक्ट्रॉन और ये भैया M सॉलिड स्टेट में है, यानी ये क्या है, धातु मतलब अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में। तो इसके लिए जो नेर्नस्ट समीकरण हो जाएगा, तो लिखेंगे के लिए नेर्नस्ट समीकरण के लिए जो नेर्नस्ट समीकरण हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा E बराबर E0 माइनस का RT अपान NF और यहां पे लॉग बेस E, ये M जो होता है सॉलिड स्टेट में मतलब धातु अवस्था, इसकी ठोस अवस्था है भैया, और नीचे है M पे N प्लस। ये हो जाता है क्या चीज भैया, नेर्नस्ट समीकरण। अब ध्यान दें, यदि इसमें जो धातु आयन मतलब ये जो धातु है इसकी सांद्रता, ठीक है, इसकी सांद्रता एकांक मान लिया जाए, एक मान लिया जाए, तो क्या हो जाएगा भैया, ध्यान से समझिएगा, तो ये हो जाएगा क्या चीज, E बराबर E0 माइनस का ये RT अपान NF हो जाएगा और लॉग बेस ये E रहेगा ही, ये 1 अपान M पे N प्लस हो जाएगा, ठीक है। M N पे प्लस का मतलब धातु आयन की ये सांद्रता होती है। अब एक चीज ध्यान देना भैया, यदि सभी का मान रख दें, जैसे R का मान रख दें, भाई मेन तो आपका यही है,
बट इसको अगर हम R का मान रख दें, ठीक है, और T का मान रख दें, F का मान रख दें। R क्या है, इसका मान भैया 8.314, ये किसमें, जूल प्रति केल्विन मोल में, ठीक है, जूल प्रति केल्विन मोल में है। बाकी वैसे R का मान 0.08321 होता है। और T क्या है, 298 केल्विन इसका परमताप, ठीक है, 96,500 ये फैराडे नियतांक होता है। ठीक, सभी का मान इस पे रख दें प्यारे बच्चों, तो ये एक फार्मूला कुछ अलग तरीके का बन जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला देखिए, इसको ये E बराबर पहले log बेस 10 में बदल लेते हैं, log E में है तो ये हो जाएगा E नॉट माइनस का ये log 10 में पहले बदल लें 2.303 RT अपान NF, और उसके बाद भैया इसको अपन log बेस 10 ये 1 अपान ये M पे N प्लस, ठीक है, ये जब log बेस 10 के रूप में बदला आपने तो ये आपका एक यूं कह सकते हैं कि मेन फार्मूला हो जाता है, ठीक, निर्नष्ट समीकरण का, क्योंकि log 10 का मान 2.303 होता है। ठीक है, अब भैया हमने क्या बताया इसमें, आपको यही बताया कि यदि हम सभी का मान रख दें, ठीक है, जब सबका मान रख दें बच्चों तो ये E बराबर हो जाएगा E नॉट माइनस का, ध्यान देना E नॉट बराबर, अब देखिए हमने सबका जब बताया ना, सबका जब मान रख देंगे तो ये 0.0591 हो जाएगा, और नीचे n इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और ये log बेस 10 1 अपान m पे भैया ये n प्लस, यही क्या हो जाता है। ठीक है, जब सबका हम मान रख देते हैं, ठीक, तो याद रखना जब मान रख देंगे भैया तो ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा सभी का मान रखने पर, क्योंकि न्यूमेरिकल भी इस पे बनता है, हर साल एक न्यूमेरिकल जरूर बनेगा इस मतलब इस फार्मूले पर। तो भैया R का मान, T का मान, F का मान जब सब मान रख देंगे तो गुना करके भैया ये 0.0591 आ जाता है, और नीचे n रहेगा और ये हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा बबुआ, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बता रहे हैं। ठीक, अब सब का जो मान है वो भी जानना जरूरी है, मतलब सब जो सैंबल जितने हैं, ठीक है, सब का सैंबल जो है, चलिए देखते हैं। E क्या होता है, ठीक है, E नॉट क्या होता है, फिर उसके बाद भैया R क्या होता है, T क्या होता है, N क्या होता है, F क्या होता है, और M पे ये N प्लस क्या होता है। ठीक है, क्योंकि हमने बताया ना, बोलेगा कि उपयुक्त प्रतीकों के साथ, मतलब क्या कहे, बोलेगा भैया निर्नष्ट समीकरण को प्रतीकों के साथ लिखिए। तो ए क्या होता है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोड विभव, क्या है, इलेक्ट्रोड विभव है। ठीक है, ई नॉट क्या है, तो ये है भैया मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, अब उसके बाद भैया आर क्या होता है, तो ये होता है गैस स्थिरांक है, क्या है, गैस स्थिरांक। उसके बाद टी क्या है भैया, तो ये टी ताप को दर्शाएगा यहां पे। ठीक, एन क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है भैया। और उसके बाद बच्चों एफ क्या है, तो ये फैराडे नियतांक है, क्या है, फैराडे नियतांक, इसका मान भी हमने बताया 96,500 कूलाम होता है। एम पे एन प्लस जो होता है ये क्या है, तो भैया ये धातु आयन की सांद्रता है, धातु आयन की सांद्रता। ठीक है, धातु आयन की सांद्रता। तो ये रहे सभी के सैंबल। आई बात समझ में, तो बड़ा प्यारा सा टॉपिक है, इसमें आपको बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत है नहीं भैया, क्योंकि बहुत सिंपल सा ही टॉपिक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज के सारे टॉपिक एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बबुआ इस मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर
पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।